नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और इस बार फोर्थ व्यू में आप जानते हैं कि मैंने लोगों से आपको मिलवाने का वादा किया है। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं उसी चुनावी सिलसिले में। यारपुर एक गांव है, ये मिस्टर सुरेश राणा की कॉन्स्टिट्यूंसी, थाना भवन कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आपको दोस्तों एक बात याद होगी कि मिस्टर सुरेश राणा का एक अहम किरदार था लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। संगीत सोम और सुरेश राणा को शायद आपको याद ही होगा। तो ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है और बड़ी अच्छी जीत हासिल की। और अभी भी जो कुछ चल रहा है वो सारी बातें तो जानेंगे, मगर एक बात हम यहाँ जो जानने आए हैं गांव में, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ने बिल वापस ले लिए हैं। बिल वापस लेने के बाद कैबिनेट में भी उसको तय कर दिया गया है, वापसी भी हो जाएंगे। और अब किसान भाई इसमें क्या सोच रहे हैं ज़मीन पर, उसको हम ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। आपका खैर मकदम है 4 टीवी पर। अब की बार हम चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी, अब तो मोदी जी ने जो है ये बिल वापस ले लिए हैं और आपकी तमाम जो है मांगे मान ली हैं, तो आप कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, क्यों? मोदी जी बिल खुद ले, खुद वापस कर रहे, हमें पूछ के नहीं ले, ना हमें पूछ के वापसी कर रहे। हमें उसने आज तक कुछ नहीं दिया। किसान परेशान है, महंगाई के सिवाय कुछ नहीं दिया काश्तकारों को उसने। किसान को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। अमूमन ये बात, महंगाई की बातें चलती रहेंगी। हम वापस इनके पास ज़रूर आएंगे बात को आगे बढ़ाने के लिए, मगर थोड़ा सा और थोड़ा सा चलते हैं। आइए जो है खैर मकदम है आपका 4 टीवी पर। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी ने जो है अब बिल वापस ले लिया, आप वोट दें? मोदी जी बिल लाए थे, मोदी जी बिल वापस ले रहे हैं। हम तो एसएमपी की मांग थी, हमारे किसान कितने शहीद हो गए उन तक आज तक पूछने भी नहीं आए मोदी जी। हमें दिया क्या उन्होंने सिवाय महंगाई? एमएसपी की मांग। हाँ जी, एमएसपी की मांग थी और मांगे थी जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए जो मांगे थी, आज तक दिया क्या मोदी जी ने? बताओ क्या दिया? और हमने मोदी जी को वोट दिया था, खुद मोदी जी को वोट किया था हमने। अब की बार बदलाव चाह रहे हैं, इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? पक्का बदलाव चाह रहे हैं जी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने बिल वापस लिए हैं उन्हें किसी और तरीके से लेने चाहिए थे क्या? एसएमपी पर गारंटी मांग रहे थे किसान, तो उस पर गारंटी क्यों नहीं करी इन्होंने? अच्छा, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं वो। अभी तक शायद उस पर भी वो विचार करेंगे, जरूर विचार करेंगे, उस पर बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे दोबारा। तो आप भी नाराज हैं? बीजेपी से नाराज है जी। हाँ, और पहले आपने वोट दिया था हाँ जी, हमने बराबर 2013 से वोट बीजेपी को दे रहे, पर बाकी हमारी कमर टूट चुकी महंगाई से। एक साल हमारे किसान हो लिए वहाँ दिल्ली बैठे हम सड़कों पर, जहाँ को ये लोग शीशे बंद करके निकलते हैं, हम उसको के ढोरे पर बैठे। 750 किसान की जान चली गई, एक किसी ने शब्द मुँह नहीं काटा। पुरानी का बिल, बिजली बिल जनवरी में बातचीत हुई थी, उसमें वापस कहा था ले लिया, आज लोगों ने लिया इन्होंने बिल। अच्छा, जिन बिल वापस नहीं लिया। एक चीज़ है, मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक बीच में नाम आया पराली, आप बड़ा सुन रहे होंगे टेलीविज़न पर पराली, और पराली के बिल की बात किसान कर रहे हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये बिल जैसी कोई चीज़ है। बिल कैसा कह रहे हैं पराली का? पराली पर जुर्माना कर रहे थे, पराली तो प्रदूषण फैल रहा। तो जो पराली से प्रदूषण फैल रहा है वो जुर्माना करके आपको आ रहा है, वो कितना आपको जुर्माना पे कर? जी जुर्माना तो मार तो कई हजार रुपए बिगा सूट दे यहाँ से, वो लगा के उस पकड़े यहाँ से, कोई पुक्का है सैटेलाइट से। और अगर आपने वो जलाई तो आपको कई हजार का उसको जुर्माना देना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। आता हूँ देखिए जी, मैं 20 बीघा किसान हूँ। अगर मैंने 5 बीघा गन्ना छिल्ला, उसकी पत्ती मल्टीलेचर से काटूं मैं, तो जितना उसमें गन्ना हुआ उसका आधा तो उसे काटने में लग जाएगा मेरा डीजल। अच्छा, और वो यंत्र तो मैं खरीद ही नहीं सकता कहीं, तब मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है। अब महंगाई इतनी होगी, बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, उस पर सब सौदा चाहिए। तो आपके फसल के दाम भी तो बढ़े होंगे? फसल का दाम क्या बढ़ा? 325 रुपए 5 साल में, अब की बार 25 रुपए बढ़ाए। एक मिनट, 5 साल में 25 रुपए बढ़े, तो ये 5 साल में 300 कुछ, मेरे ख्याल से 7-8-10% कुछ बढ़ा शायद आप कह रहे हैं। देखो 325 पे 25 रुपए बढ़ाए, ना क्या परसेंट बैठ गया? हाँ, वही 15-20% बैठ गया। हाँ, हमने 15-20 तो नहीं बैठता, नहीं, ये 7-8% बैठता है। 8 या 24 मतलब 8% 8%। तो 8, मगर क्या दवाइयों पर, खाद पर, तेल पर दूना हो गया, डीजल दूना हो गया। कांग्रेस 57-56 रुपए पे छोड़ कर गई थी, आज 87 रुपए पर डीजल है।
अच्छा, तो ये मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो किसानों के जो दाम थे उनकी फसल के, वो 8% के आसपास जो है उनको बढ़ाया गया है, और जो तेल के रेट हैं, जो जिससे खेत बहाया जाता है, वो खेती की जाती है, उसके रेट डबल हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए। ट्रिपल 2012-13 में एक वो थैली फर्टेरा की थैली 450 रुपए की थी, आज 750 रुपए की है। मतलब कीटनाशक के जो दाम हैं वो 3 गुना बढ़ गए, 3 गुना बढ़ गए। और खाद कह रहे हैं मोदी जी कि उन्होंने किसानों तक खाद रुपए तो एनपीके पे बढ़ा दिया अभी कट्टा। चलो अभी ताजे खबर है, मिल रहा है तो तड़मोहन समिति पे 365 रुपए का, और डीएपी है नहीं जिस पर दाम नहीं बढ़े, उस पर भी रेट बढ़ा दिए हैं। 265 रुपए कट्टा बढ़ा। अच्छा वो अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि वो तो कह रहे थे बोरे पर 265 रुपए पर एनपीके पे। ये टोटल कट्टा कितने का? 50 किलो का नहीं, वो कीमत कितनी थी? 1150 रुपए थी। 1150 थी। हाँ। मतलब इस पे भी अच्छा खासा 20% से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज किया गया है, तो 265। खुद हमारे मंत्री जी हैं, रोज के मिलने वाले हैं, पेमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल बुक के जागतों की फीस जमा नहीं हो रही, किसी स्कूल में जा लो लाल रसीद कटरी पर जागतों की। मगर एक बात दोस्तों समझ में नहीं आ रही है, मैं यहाँ और भी बात करना चाहूँगा। ये गन्ना मंत्री सुरेश राणा का क्षेत्र है, और गन्ने के किसान ही परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जो दाम हैं फसल के, वो बढ़े 7-8% 5 साल में, और बाकी चीज़ें डबल से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो वो कैसे गुजारा करेंगे या कैसे आगे बढ़ेंगे, उनकी ये शायद शिकायत है। जायज़ है कि नहीं जायज़ है, ये तो आप ही देखें। मैं और पूछ लेता हूँ कि ये जो पराली जलाई जाती है, इस पर जो आपको टैक्स या चालान आपके काटे जा रहे हैं, तो मतलब इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? ये पहली तो बात है, हमारे इस एरिया का धुआं दिल्ली जाता ही नहीं, हमारे तो खाम का जुर्माना ठोकते हैं। अच्छा, ये दिल्ली जाने का, देखिए एक चीज़ आप समझिएगा कि ये जो पराली जलाने का मसला है, ये दिल्ली धुआं जाए उसके लिए चालान काटा जा रहा हो, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये है कि हमारे मोदी जी ने और हमारी सरकार ने बाकायदा पर्यावरण को लेकर, पेरिस समझौते को लेकर एग्रीमेंट्स किए हैं, और नई योजना में जहां $400 मिलियन की बात की जाती थी, शायद वो 600 मिलियन 2030 या 50 तक देने की बात कही गई है। यहाँ पर जो सड़कें वर्ल्ड बैंक के या IMF के या एनवायरनमेंट के कार्बन कटिंग के पैसे से जो काम होता है, वो उन इलाकों में होता है जहाँ पर कार चलती है, जहाँ पर जहाज़ उड़ाए जाते हैं, और जहाँ पर फिर भी टोल लिया जाता है। यानी जो किसान को एनवायरनमेंट को सेफ रखने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जहां उन्हें मेरे ख्याल से कंपनसेशन देना चाहिए था मोदी जी आपको, कि किसानों का अगर वो कुछ नुकसान होता है या उनकी पराली के लिए उनको वो सेटलमेंट करें, उसका कोई मतलब उसका खाद बनाएं या उसको सेटल करें। जिस तरह आप जो आपका वाटर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जैसे आप सॉलिड वेस्ट को सेटलमेंट करा रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है वहां से इस बात के लिए कि आप एनवायरनमेंट को सेफ रखें। आप फिर इन किसानों की जेब से पैसा वो क्यों लेना चाहते हैं, और इनकी क्यों आप चालान काटना चाह रहे हैं कि आप वो पैसा, वो कार चलेंगी, सड़कें बनेंगी, रोड बनेंगी, जो कार्बन कटिंग का पैसा आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि आप IMF के पैसे, वर्ल्ड बैंक के पैसे से सड़कें बना रहे हैं, राहदारी बना रही है, और आप किसान से जुर्माना ले रहे हैं कार्बन के सेटलमेंट का। तो ये कितना जायज़ है, ये जनता भी जाने, किसान भी जाने, और आप भी जाने। फिर भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो है, जो सब हटा के और किसान को सुविधा दे। किसान को सुविधा, अभी आपको सुविधा नहीं है? और क्या सुविधा हो रही है? लूट हो रही है, उल्टी लूट हो रही है। नहीं तो मतलब डिटेल में बताएं, किस तरह की लूट हो रही है? देखो, डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हमारा जो पेस्टिसाइड है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। किसान का जो है फसल के दाम जू के तू हैं, और जू के तू होने के बावजूद मिल नहीं रहा। गन्ने का क्षेत्र है हमारा, वही इस साल गन्ना करो, अगले साल जो है उसका पेमेंट होता है। मतलब वो पेमेंट भी उधार, और ये आपको जो खाद, डाई और दवाइयाँ हैं, ये भी तो उधार मिलती होंगी? उधार कौन देगा ना, नगद देने पड़ेंगे। ये नगद आपको देने पड़ते हैं? ये नगद तो फिर आपको किसान कार्ड और बैंक से लेना पड़ता है? सब कर्ज बंद है, तो सब कर्ज बंद बैठे। अच्छा, उसका ब्याज? हाँ, उसका ब्याज भुगत रहे हैं। जी बात करेंगे। हाँ जी, बताइए क्या आती है आप? मैं 20 का किसान हूँ था जी। मैंने सन 8 में वो बनवाया था क्रेडिट कार्ड।
मेरा बना था 96,000 का। और मैं उसमें से पिछले साल उससे पहले साल 90,000 कट्टे थे उन्होंने, और मैंने 97,000 जमा करे थे। 6,000 उन्होंने मेरे पास बका काट दिए थे। फिर उसका ईब का मैं फिर 86,000 रुपये निकाल ले। 86,000 रुपये निकाल कर मेरा जो वो 4% वापिस आया वो नहीं आया। और 1,03,000 रुपये मेरे से ब्याज के लिए 86,000 के, मतलब 1,00,000 की उसके 1,03,000 प्लस करके लिए जी 1,03,000। अच्छा जी, ये इस पर मैं ज़रूर अपने अंदाज में बात करूंगा दोस्तों, आप जानते हो मैं ज़रूर करूंगा। मैं एक चीज़ जो है अब आपको एक बात कहना चाहता हूं कि वापस आऊंगा। एक खेल समझिए आप लोग, जिसकी चर्चा भारत में कभी नहीं होती। आप मेरा अंदाज जानते हैं, मैं हमेशा अलग बात करता हूं। ये जो किसान हैं, ये जब अपना गन्ना डाल रहे हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको सालों साल पेमेंट नहीं किया जाता। और जब वो खेत में बोने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्रेडिट कार्ड का या बैंक के लोन का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर ब्याज बाकायदा पे करना पड़ता है। कितना पड़ता है किसान ने आपको बताया है। यानी धीरे धीरे बैंकिंग व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। और जानबूझकर मैं क्यों ना मानूं, किसान माने ना माने, मैं क्यों ना मानूं कि सरकार की उस मिली भगत या मैनिपुलेटर्स की वजह से पैसे को डिले किया जाता है, ताकि बैंकों को भारी मुनाफा कमाने का मौका दिया जाए, किसानों को कर्ज में डुबाया जाए और उनको पहले उनका माल सस्ता खरीदा जाए, उसके बाद बैंक के जरिए जो कुछ हो वो लूट लिया जाए। अगर किसानों के साथ, इन अन्नदाताओं के साथ, याद रखिएगा 55% रोजगार इस देश में किसान ही देते हैं, अगर उनको लौटने के ऐसे ऐसे षड्यंत्र होंगे, माना कि कोई पत्रकार, कोई बुद्धिजीवी, कोई टीवी इस पर बात नहीं करेगा, मगर इतनी बेरहमी तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए कि किसानों को इस अंदाज में लूटा जाए। आप कुछ और कहना चाहते थे शायद। आप मोदी जी अगर ये सारी बातें कर लेंगे फिर तो आप वोट दे ही दोगे ना उनको। नहीं, इसने तो हम जो है डुबा दिए, बर्बाद कर दिया। हमारी जमीनें जो है बिकने जा रही। हमारे पास जो है हमने 80-80 हज़ार रुपये का लोन ले रखा, 3-3 हज़ार रुपये हमारे पास 3-3 लाख हो चुके और हमारे पे पट नहीं रहा किसी हाल। तहसील तो हमारे पास नोटिस आ रही और बिजली का बिल इतना आ रहा, हमारे केबिल काटने जा रहे हैं। जब हमारा परमिट नहीं आ रहा, छोटे से काश्तकार हैं, जब परमिट नहीं आ रहा तो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे। तो अब किसान ये कहना चाहते हैं कि वो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, बैंकों की किस्तें कहाँ से भरेंगे, क्रेडिट कार्ड पर ब्याज देंगे। इन सबको बड़ा अच्छा लगता है जब आधा सच बोला जाता है। मीडिया में उन तमाम लोग, आपके आबाओ अजदाद, आपके बुजुर्ग भी कभी ज़मीन से रहे होंगे, गांव से रहे होंगे, थोड़ी लिहाज कर लिया करो कि आपने क्रेडिट कार्ड दे दिए हैं, बैंकिंग सुविधा दे दी है। बैंकिंग सुविधा बैंकों पर, किसान का फसल तैयार होती है, उसको मंडी में जाकर उसका एक सही रेट, चाहे एमएसपी के ज़रिए हो या बाज़ार के मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, यानी कि जो बाज़ार में चीज़ों को आप बढ़ा रहे हैं उसी तादाद पर अगर किसान के फसल के रेट को भी इंक्रीज़ किया जाए तो शायद उनको ना ब्याज देना पड़े, ना कर्जा लेना पड़े, ना क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत हो और ये देश शायद और तरक्की करे। फिलहाल यहाँ इतना ही करते हैं, बाकी लोगों के विचार आपने सुन लिए हैं। आगे फिर हम इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ और लोगों से ज़रूर बात करेंगे। थोड़े अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे लोग क्या सोचते हैं। दोस्तों, मैं अभी सुरेश राणा जी जो इस क्षेत्र में, मैं पहले भी उनके बारे में बता चुका हूँ, मैं उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव में पहुंचा हूँ जिसका नाम है मुल्लापुर। और मज़े की बात यह है कि मुल्लापुर में मुस्लिम कोई नहीं रहता। फिर भी जातीय समीकरण आपको समझाने के लिए, चूँकि मैंने किसानों से आपको बात कराई, उनके मत को सुनवाया, उनके दुख दर्द को भी आपको समझाने की कोशिश की। अब गांव में कौन लोग मौजूद हैं और किस तरह वो देखते हैं इस चुनाव को लेकर और इन तमाम फैसलों को लेकर, आगामी जो यहाँ असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उनसे थोड़े से उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? विक्रम जी। विक्रम जी, इस वक्त जो है वो किसानों का जो धरना प्रदर्शन था वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म तो नहीं, चालू है, मगर चीज़ें चल रही हैं। ये क्या किसानों का भी मामला कुछ इस चुनाव में आपकी नज़र में कुछ असर डालने वाला है? हाँ, किसानों के मुद्दे तो बहुत जो है असर डाल लेंगे इनमें। और यहाँ की, तो हमारे यहाँ की तो सबसे बड़ी समस्या जो है गन्ने की है। ना तो पेमेंट ही है और ना ही टाइम पे गन्ना जा पा रहा मिल में। एक चीज़ दोस्तों, गुस्ताखी माफ़ी के साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। ये अच्छी बात नहीं है कि मैं जात पात की बात करूँ, मगर चूंकि चुनावी समीकरण समझना है, हिंदुस्तान है, तो इसको समझना पड़ेगा। मैं क्या आपकी जाति के बारे में पूछ सकता हूँ? जी, सैनी।
आप सैनी हैं। देखिए जो पहले किसानों से बात कराई थी वो शायद जाट बिरादरी के ज़्यादा उसमें लोग थे। इस वक्त कौन कौन हैं, किस किस बिरादरी के लोग हैं, बात करते हैं, ताकि फिर मैं आपको इसकी प्रोग्राम के एंड में समझाऊंगा कि जातीय समीकरण इस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या कहता है और क्या नतीजे आने वाले हैं। तो मतलब आप समझते हैं कि सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि गन्ना मंत्री आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। सरकार के कुछ मुद्दों से संतुष्ट हैं और कुछ से नहीं है। किसानों के मुद्दे पे कतई भी काम नहीं हो रहा इस सरकार में। फिर इस बार और सुरक्षा के लिए कि अगर देखना चलो ठीक है, लेकिन किसान के मुद्दे पे कोई काम नहीं हो रहा। और नौकरियां भी नहीं हो रही। जो लड़के मतलब जो पढ़ लिख के आ रहे, नौकरियों का भी कुछ, नौकरियां भी सब बंद है। तो अगर नौकरियां आपको नहीं मिलेंगी और गन्ने का पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर आप वोट किसको दोगे? अभी देखें जो भी विचार बनेगा। विचार बनेगा जो है मुद्दे पर। आपका नाम? जी संजीव सैनी, मुल्लापुर गांव। अच्छा संजीव सैनी जी, आप भी किसान हैं? हाँ जी, है तो किसान ही, अगर हमारी तो हालत ख़राब है। मतलब आपकी भी हालत खराब है। मतलब दोस्तों इसमें सबसे मजे की बात पता क्या है, सुरेश राणा जी, मैंने पहले बताया कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत में सुरेश राणा जी का एक अहम रोल था, जिसमें संगीत सोम और सुरेश राणा जी का नाम आप नहीं भूले होंगे। उस वक़्त मीडियाबाजी, बयानबाजी सब कुछ हुआ और वो गन्ना मंत्री है, मैं उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। और किसान, शायद पिछली बार आपने वोट दिया होगा उनको। सर पूरे गांव ने 100% उसी को करा। अच्छा दोस्तों समझ रहे हैं कि पूरे 100% वोटिंग जो है वो सुरेश राणा जी की यानी भारतीय जनता पार्टी को किया गया था। और इस वक्त जो है वो उनकी नाराज़गी थोड़ी सी है और शायद जो है अच्छा कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, गेहूँ हमारी इतनी दुर्दशा रही अपना गेहूँ तुलवाने के लिए, वो फार्म भरो, चलो फार्म भी भर लिया, लेकिन वहाँ ठेकेदार ठग बैठ गए। इस सरकार में जितना घोटाला, किसान के 50 किलो की जगह 55 किलो गट्टे की भर्ती होने लगी। गेहूँ में मुंजी में हमारे पैरों में खा जाओगी। ईबजा तुल्ली मारी 3 महीने तक, पेमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले तो मुंजी तुलनी भारी होगी। क्या आपको लेवी में जिस तरह का सरकार ने आपकी खरीदी है? हाँ सरकार तो खरीदा, कदी तो बताओगे ली तेरी, कदी सुक्की बताओगे, कदी गर्दा बताओगे। अपना पड़े रहना गेहूँ 8-15 दिन में नंबर आया। अगर ये जैसे MSP खत्म हो रही थी और मंडियाँ खुली हो रही थी तो आपको लगता है कि उसके बाद आपका मुंजी का क्या होने वाला था? जी बहुत बुरा हाल था। यहाँ से तो ये हड़ताल चली थी जी, भी 400-500 रुपये मुंजी पे क्विंटल पे गिर गए थे। 2800 बिक्री थी, खेत में थी किसानों की सभी 1509। और उस टाइम पे फिर पता लगा कि हड़ताल चली गई हरियाणा में। हड़ताल होते ही हमारे यहाँ 2100-2200 मंगन लगे व्यापारी। देखिए ये क्या था, ये जो कहना चाहते हैं वो ये था कि अगर कहीं पर कोई शॉर्टेज या मंडी का रास्ता बंद हो गया था तो मंडी का रास्ता बंद होने पर 400-500 रुपये प्रति क्विंटल रेट डाउन हो गया, खेतों में ही डाउन हो गया। स्थिति जो है वो कुछ इस तरह की थी कि मतलब जो किसान आपके सामने कह रहे हैं आप समझ सकते हैं। ताऊ जी आपका नाम? राजपाल जी, आप भी सैनी हैं? हाँ जी। अच्छा किसान भी हैं? किसान भी हाँ जी। अच्छा आप इन लोगों की बात से सहमत हैं? हम जी? हाँ। नहीं जी। अच्छा ना इनके बात तो हाँ जी। अच्छा तो आप जहाँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वही देंगे? देखेंगे जी, जैसा भी मन करा वैसा देंगे, जैसे ऐसा देखेंगे। अच्छा अभी देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा इधर को हो लीजिए, मैं ताऊ जी के साथ बैठ के बात कर लेता हूँ। एक बात बताइए, मान लिया कि आप देखेंगे, पिछली बार तो वोट बीजेपी को ही दिया होगा ना जी। और जो अभी किसानों के मामले को लेकर ये शिकायत कर रहे हैं, इससे भी आप संतुष्ट नहीं है ना? शिकायत तो नहीं कर रहे, जब पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ना नहीं जा रहा, मुंजी में भी उन्होंने धक्के खाए, गेहूँ में भी कोई सुविधा नहीं है, तो फिर क्या होगा, काशकार होगा। अच्छा देखो भाई साहब, शिकायत तो वो भी वही कर रहे हैं, पर शायद मन अभी इधर उधर डोल रहा है कि वो किसको देंगे। अच्छा मोदी जी ने एक बात बताएं कि मोदी जी ने जो अभी कानून वापस ले लिए हैं तो किसानों के खिलाफ, अब तो उम्मीद है कि आगे आने वाले में गन्ने का पेमेंट भी आपको तुरंत मिल जाएगा, रेट भी ठीक हो जाएंगे, तब तो आप फिर नाराज़गी दूर हुई होगी ना? नाराज़गी तो जब में पड़े रहे सालों तक, काशकार दिल्ली पड़े रहे, तो वो तो एक इलेक्शन की वजह से मजबूरी थी उन्हें वापसी लेने की। अच्छा इलेक्शन की वजह से मजबूरी थी वापसी लेने की, ये बात आपकी बिल्कुल कुछ दम है। मैं थोड़ा सा युवाओं से भी पूछ लेता हूँ। भाई आप युवा पीढ़ी भी जो है वो देखिए, अब आपने बुजुर्गों की बात सुनी और उन किसानों की बात सुनी है अभी तक जो किसान बाकायदा खेत में बोते हैं,
मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको उनके दाम नहीं मिलते तो दर्द कहीं ना कहीं होता है। वो दर्द आप सुन रहे हैं। अभी थोड़ा सा नौजवानों से बात कर लेते हैं। आपका नाम? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, आप इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो जी बहुत हैं, संतुष्ट तो। अच्छा, संतुष्ट होने का कारण क्या है? अजी भाई तो पूछ लेते हो। और हाँ, भाई से भी पूछ लूँगा, आप बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन में है आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टेलीकास्ट हो पूरा नहीं जी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में जो दिक्कत हो जाती है पहले कभी देर नाइट की, वो भी दिक्कत है। और जो गुंडागर्दी भी नहीं इतनी रही। अच्छा, गुंडागर्दी भी नहीं रही है और जो रास्तों की दिक्कत थी, यानी सुरक्षा के मामले को लेके ठीक है मामला। हाँ जी। तो खेत का जो आप खेती करते हैं? मेरे पापा जी करते हैं। हाँ जी, बस खेती करते हैं और क्या। अच्छा, नहीं, पापा जी खेत में कितनी मेहनत करते हैं, उनको उनका दाम मिलता है कि नहीं मिलता, उसका अंदाजा है थोड़ा बहुत? नहीं जी, वो तो है नहीं मुझे अभी। तो वो देखिए दोस्तों, मैं बड़ी साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सोशल मीडिया है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, दरअसल वो किन लोगों को टारगेट करते हैं और वो किस तरह उनके ब्रेन को वॉश करते हैं। वो लोग कौन होते हैं जिन्हें पता नहीं होता। पापा खेती करते हैं और पापा को पता होगा नफ़ा नुकसान का, तो हमें तो पता है कि बढ़िया चल रहा है। तो आप जो हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आप नौकरी करते हैं? हाँ जी, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट किस चीज़ की? रेलवाई में। रेलवाई में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की तरह। क्यों सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, सरकारी तो पहले तो बात, मैं पढ़ा लिखा नहीं था इतना, तो प्राइवेट ही कर रहा हूँ। और प्राइवेट भी अब जो 2 महीने के लिए बंद हो गई है। ये क्यों बंद हुई है? वो काम नहीं है आगे वर्कशॉप में, सरकारी कंपनियों में काम नहीं है। सरकारी कंपनियों का तो प्राइवेटाइजेशन कर बोलते हैं कि पहले सरकारी लोग काम करेंगे फिर प्राइवेट लोग काम करेंगे। अच्छा, पहले जो सरकारी लोग थे उनको प्राइवेट कंपनी अब दोबारा उनको रिरोल करेगी और उसके बाद आपको देगी। तो मतलब मोदी जी ने और योगी जी ने तो वादा किया था कि सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, सभी को खुशहाल होगा, एक अच्छा स्वर्ण भारत होगा, राम राज होगा। तो आप संतुष्ट हुए? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, अभी मोदी जी ने घोषणा पहले भी की थी कि सब रेलवे में प्राइवेट कंपनी में जॉब होगी सबकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं भी 1-2 साल से प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ रेलवे में, लेकिन अब भी जो भी धांधलेबाजियाँ सब सरकारी या मंत्रियों के बल पे हो रही है। मतलब धांधलियाँ मंत्रियों और सरकारियों के बल पे हो रही हैं। आप ये बात जानते हैं कि देखिए, एक बात समझिए, हम भारतीय हैं, हमारे सीने जो हैं बड़े चौड़े होते हैं और हमारी जो मूछें हैं वो बड़ी लंबी होती हैं, इनको नीचे नहीं आना चाहिए। मगर आप कह रहे हैं कि नौकरी की वजह से थोड़ी बहुत डाउन हुई कि ऐसे ही है? नहीं, देखो, ये तो रहेगी ऐसे ही। वहाँ नौकरी मिला कहीं और करेंगे, मजदूरी आदमी को कहीं ना कहीं तो करेगा ही नौकरी, छोटी मिले या बड़ी मिले, नौकरी तो करेगा ही मजदूरी आदमी। मतलब सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं? बात सरकार तो मांगने को तो कुछ भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो बड़े बड़े वादा करेगी, और जब इलेक्शन चले जाते हैं जब कोई वादा रहता ही नहीं उनका। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है? हाँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि यही बात जो अभी किसान धरने की बात चल रही है, अभी जो ये फैसला अब सुना है सरकार ने, ये 3 महीने पहले सुना देती तो सरकार, जो किसान वहाँ आदमी मरे हैं वे बचते। अच्छा, एक बात करते हैं। देखो दोस्तों, हम एक बड़ा लॉजिकल और बड़े मुद्दे का सवाल पूछते हैं। देखो, हमने किसानों से बात कराई, दूसरे भाइयों से बात कराई, और मैं दूसरे 5 स्टार की तरह, आप जानते हैं मेरी पोजीशन क्या है, मगर मैं गांव में सचमुच एक जो हकीकी पोजीशन है, लोगों के मन हैं, दिल है, वो आपसे जो है राब्ता करा रहा हूँ। और मैं इस वक्त मुल्लापुर में हूँ। मुल्ला यहाँ नहीं है। मुल्ला बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में, पिछले 3-4 चुनाव में। क्या इस बार भी मुल्ला कोई मुद्दा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपने मनों की इच्छा होती है, जो वोट कहीं भी दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुल्ला या हिंदू अलग अलग है तो सब एक। कुछ लोग मीडिया वाले कहते रहते हैं कुछ मुल्ला टाइट हो रहे हैं, वो ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं भी टाइट और वो कुछ नहीं होता है ऐसा। अच्छा, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई। ये भारतीय असली मूछें हैं भाई, ध्यान से सुने, यही एक भारतीय की मूछें होती हैं। और देखिए, देश सबका है, सबको किसान अपनी जी तोड़ मेहनत के बाद जब खेत में उगाता है, उसको उसकी कीमत मिलनी चाहिए। बाकी किसानों से मैंने बात बताई, फर्टिलाइज़र के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, डाई के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं,
तेल जो कि हमारे किसान भाइयों की रोज़ की ज़रूरत है उस पर इतना इंक्रीज़ हो रहा है, और मात्र 8% 5 साल में गन्ने पर रेट को इंक्रीज़ किया जाता है, फिर उनके पैसे को सालों साल रोक लिया जाता है बैंक इंडस्ट्री द्वारा, और फिर वो किसान मजबूर होता है कि वो बैंक से कर्जा ले, बैंक को ब्याज दे, यानी कि वो 8% बढ़ा भी नहीं है, वो 8% से ज़्यादा जो है वो ब्याज पे करता है बैंक का जाके, यानी कुछ बैंक ले लेता है, कुछ एक्साइज ड्यूटी के और टैक्स के नाम पे सरकार ले लेती है, और कुछ जो फैक्ट्री वाले हैं वो इनका पैसा रोक लेता है। ग्रामीणों की स्थिति ये है, शायद मुल्लापुर में मुल्ला टाइट कोई मुद्दा नहीं है, किसानों की रोजी रोटी नौकरी एक मुद्दा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर इस प्रोग्राम के एंड में मैं आपको एक समीकरण बताता चलता हूँ। यहाँ सुरेश राणा जी एक हीरो की तरह जो है पिछले 2-3 चुनाव से आप देख रहे हैं, यहाँ जाट बिरादरी लगभग एक अच्छे 50,000 के करीब वोटिंग, ये तकरीबन आप 3,70,000 के आसपास टोटल इस कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग है। 1,10,000 के करीब जो है मुस्लिम्स हैं, और 50,000 के करीब जाट बिरादरी के लोग हैं जो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और ये होता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का समीकरण कि ये 1.5 लाख के प्लस हो जाते हैं, यानी आधे से ज़्यादा के नज़दीक पहुंचने के लिए। अगर मैं यहाँ सैनी भाइयों से ऑलमोस्ट बात की है, और इनकी जो वोटिंग पोजीशन है शायद 15 से 20,000 के आसपास कहीं है, इसको भी अगर हम प्लस कर लेते हैं और दूसरी तरफ से माइनस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूंसी की स्थिति किस तरफ जा रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। बाकी आप लोग डाटा निकाल लीजिएगा चीज़ों का। कुछ चीज़ें चेंजिंग की तरफ मुझे नज़र आ रही हैं, आपको आ रही हैं कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता है। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दे दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बारीकी से लोगों के मन की टोह लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारा प्यारा हिंदुस्तानी क्या सोच रहा है। खुदा हाफिज़।